आज के शो में। FIA की कार्रवाई, 1.5 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगी बेनकाब। नेशनल बैंक की निशानदेही, बैंक अफसर समेत 4 APO अफसरान पर इल्जाम। हुर्द-बुर्द की निशानदेही इब्तिदाई मराहिल में क्यों नहीं होती? करप्शन केसेस क्या बैंक के अंदरूनी निजाम की कमजोरी आया? रोकथाम के लिए ऑडिट, कंप्लायंस, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज एक माली बेज़ाब्तगी आपके सामने बेनकाब करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस तरह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद कंप्लेन FIA में लॉन्च करी और इस कंप्लेन में एक न सिर्फ अपने एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरी फिक्स्ड इनकम सेल्स डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ 4 अफसरान APO जो एक ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट की होती है उसके भी 4 अफसरान को नामजद किया। इस कंप्लेन के मंदरजात पर आपको आगे बताएंगे, लेकिन FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कार्रवाई हुई और FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने इस कार्रवाई में जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए इसमें नेशनल बैंक की खातून अफसर शामिल, जिनके साथ तकरीबन 4 अफसरान APO के शामिल हैं। गिरफ्तारी नेशनल बैंक की शिकायत पर अमल में लाई गई और मुल्जिमान पर 1.5 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स जालसाजी के जरिए फरोख्त करने का इल्जाम है। जालसाजी का मतलब कि ट्रेजरी बिल्स जो इन्वेस्टमेंट थी इसको डिसइन्वेस्ट किया गया फोर्थ सिग्नेचर्स के जरिए। जो ट्रांजैक्शंस इस सिलसिले में हुई वो ट्रांजैक्शंस देखना बड़ी अहम है। ये FIA जो FIR दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है इन मुल्जिमान के खिलाफ आपके सामने है। इस FIR के अंदर उस कंप्लेन की कॉपी भी यानी उस कंप्लेन को भी मेंशन किया हुआ है जो खुद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन अफसरान के खिलाफ की, यानी नेशनल बैंक की कंप्लेन के ऊपर यह कार्रवाई की गई और इस कंप्लेन के अंदर उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी दी गई हैं जिसमें जिन ट्रांजैक्शंस के बारे में कहा गया खातून अफसर ने जो रकम निकलवाई वो नेशनल बैंक के जरिए APO ने सरकारी तौर पर जो सिक्योरिटीज थी उसमें इन्वेस्ट की थी। मनी लॉन्ड्रिंग एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए इन मुल्जिमान के ऊपर। APO बेसिकली सरमायाकारी नेशनल बैंक की जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जिनको गिरफ्तार किया गया है वो सुपरवाइज कर रही थी इन इन्वेस्टमेंट्स को। फरोख्तशुदा T-बिल्स की रकम निकालने के लिए एक बैंक की ब्रांच में जाली अकाउंट्स खोले गए। हुर्द-बुर्द की रकम का तखमीना तहकीकात में बताया जा रहा है कि 1.5 अरब नहीं 5 से 6 अरब तक जा सकता है और शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। यह मामला है फौज अकाउंट, यानी एक अकाउंट बनाकर जो PIBs की इन्वेस्टमेंट थी APO की उसको डिसइन्वेस्ट किया गया। माली बेज़ाब्तगी का प्योर मामला है। एक केस बना है, गिरफ्तारियां हुई हैं, तहकीकात होगी, आगे पेशरफ्त क्या होगी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस केस से मुतालिक डिटेल्स, कुछ अहम सवालात इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर उठते हैं, ऑडिट के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, एक बैंक के निजाम के ऊपर ये भी उठाएंगे। एक कौमी इदारा है, अगर उसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जिसकी खुद नेशनल बैंक ने निशानदेही की है तो उनके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए। पुराने केसेस में करप्शन की तहकीकात कहां तक पहुंची है ये सवाल भी उठाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और अहम डिटेल्स बेनकाब करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज बेनकाब कर रहे हैं एक बड़ा मेगा स्कैम आप इसको कह सकते हैं। अमाउंट 1.5 अरब की है, कहा जा रहा है कि 5 से 6 अरब तक की हो सकती है। कंप्लेन नेशनल बैंक की खुद है जो नेशनल बैंक ने अपने एम्प्लॉय के खिलाफ की है। लेकिन इससे पहले मुजफ्फरगढ़ में नेशनल बैंक में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा गया जी पेंशन फंड में कुछ इस वक्त मामला उन्होंने एम्बेजलमेंट की थी। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम में खुटबुट के इल्जाम में मर्दान रीजन का अफसर गिरफ्तार हुआ। इससे पहले पेंशन फंड घपले में नेशनल बैंक
पेशावर के कैशियर के एहसास से मुंजमद किए गए। और फिर एक बड़ा मारूफ स्कैंडल जो हम सबके सामने है, जो नैब जिसकी तहकीकात कर रहा है, वो बांग्लादेश के ऑपरेशंस में तकरीबन 18 अरब रुपए से ज्यादा की जो एम्बेजलमेंट है उसका, उस मामले की जो छानबीन है जिसमें नैब तहकीकात कर रहा है, जिसके अंदर कुछ आला अफसरान का नाम कहा जाता है, जिसकी तहकीकात जो है सिलसिले में उस पर जारी है। ये एक और मामला है, लेकिन कंप्लेन नेशनल बैंक ने खुद की है अपने एक एवीपी के खिलाफ, जिसके डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, एफआईआर की सूरत में रजिस्टर हुई है। मेरे साथ प्रोग्राम में मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, फाइनेंशियल मामलात को बड़ा गौर से समझते हैं, देखते हैं इन मामलात को, माइंड एंड मार्केट्स के सीईओ भी हैं। मेरे साथ जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक डीजी नैब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। और मेरे साथ जनाब कैसर अहमद शेख साहब, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबरा इस वक्त मौजूद हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले कैसर शेख साहब आपसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सर, ये मामला जो इस वक्त है नेशनल बैंक का, इससे पहले ढाका का मामला सामने आया, 2-3 मामला और सामने आए। कौमी बैंक है, डिफेम नहीं कर रहे किसी बैंक को, लेकिन ये जो रीसेंट मामला आया है, विल द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी टेक अप दिस? ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट, नेशनल बैंक ने खुद कंप्लेन किया एम्प्लॉय के बारे में अपने। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नेशनल बैंक के ये जो तमाम मामलात हैं, इससे पहले भी हम नेशनल बैंक के साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं। और नेशनल बैंक के बारे में आपने बड़ा बांग्लादेश स्कैम का जिक्र किया, जो कि बड़ा मशहूर और काफ़ी अरसे से चल रहा है। पिछले ये जो एम्बेजलमेंट हुई है, कोई ये रिसेंट नहीं है, ये 10 साल पहले की बात है, तकरीबन 10 साल या 11 साल की बात है। ये तो 10 साल पहले की एम्बेजलमेंट हुई है। और पिछले 1.5 साल से नैब में इसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। लेकिन हमारा बार बार शिकायत है नैब से कि वो उसको सीरियस नहीं ले रहे। देखिए, जब तक इतने बड़े बड़े इदारों का, जो मुल्क के बड़े इदारे हैं, उनके मामलात को सीरियस नहीं लिया जाएगा, 10-11 साल या की जो एम्बेजलमेंट है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट जो KPMG की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें बार बार कहा गया कि जितने भी ट्रिगर्स दिए गए उसको भी एडायर नहीं किया गया, उस पर भी अमल नहीं किया गया। और उसके बावजूद ये जो इस तरह के इदारों में, जो इतने बड़े ह्यूज इदारे हैं और जिनमें अरबों रुपए की हम सैलरीज दे रहे हैं उन एडमिनिस्ट्रेशन पे, और अगर इतने बड़े बड़े ह्यूज स्कैम्स का भी कोई पता नहीं चलेगा। मैंने आपसे अर्ज किया कि 1.5 साल हो गया नैब को, बाकायदा हमने उनको गुजारिश की कि नैब इस बात की इंक्वायरी करे। आपने फिर क्या टेकअप किया? बार बार शेख साहब, आपने क्या टेकअप किया? आपने नैब को बुलाया, आप इधर गए? मैं इस तरह कह रहा हूं, नैब भी कौमी इदारा है, उसकी भी तौहीन नहीं करनी हमें, ना नेशनल बैंक की करनी है। लेकिन मकसद ये कि आपने बतौर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, आप हेड हैं, आपने पूछा, उसके बाद कितना फॉलोअप किया इस मामले को, और आपके फॉलोअप होने या ना होने से फर्क क्या पड़ा इस पर, कैसर शेख साहब? जी, बड़ी अच्छी बात आप करें। देखिए, नेशनल असेंबली का ये इदारा है, इससे बड़ा इदारा पार्लियामेंट की कमेटी है, जो फाइनेंस की कमेटी है। और हमने ये जो एम्बेजलमेंट हुई, सबसे जाके पहले इंक्वायरी की और बड़ी क्लियर कट ये जो है इसमें सही इसका तवज्जो नहीं हुई है, और जो ट्रिगर्स थी उस पर अमल नहीं किया गया, रेजोल्यूशंस पे नहीं अमल किया गया। तो हमने जब नैब को ये 1.5 साल से दिया हुआ है, उनको बार बार हम बुला रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी लास्ट मीटिंग हमारी हुई तकरीबन 15 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इसको जल्द कई ऑफिसर्स के खिलाफ FIRs कटी हैं और उनके बारे में वो पता कर रहे हैं मुकम्मल। और हमने उनको ये कहा था 2 हफ्ते पहले कि 3 हफ्ते का हम और टाइम देते हैं, और तकरीबन 22 तारीख की हमने फिक्स की मीटिंग। लेकिन किसी वजह से वो मीटिंग को 1 हफ्ता 10 दिन लेट हो रही है। हमारी असम्बली का इजलास क्योंकि 22 को नहीं है, तो हम इसमें इंशाल्लाह इसकी तह तक पहुंचेंगे। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पूरी फाइनेंस कमेटी इस पे बड़ी एक्टिवली तवज्जो कर रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्या आपको क्यों लग रहा है कि नैब की तरफ से डिले है? आपको लगता है कि जो ड्यूरेशन आपको दिया गया था, कुछ टाइम बताया गया था कि इतने टाइम में इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी? शेख साहब, आपको क्यों लग रहा है कि नैब की तरफ से डिले हो रहा है इस मामले के अंदर, केस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है? आप व्हाई डू यू थिंक दिस, कैसे शेख साहब? देखिए, वजह यह है कि उन्होंने हमें शुरू में नैब ने कहा था कि 4 महीने के अंदर अंदर वो इंक्वायरी मुकम्मल कर लेंगे। अब यानी जब हमने एक तो इंक्वायरी 1.5 साल से लगी हुई है, उसके बाद जब हमने उनको बुलाया ना, तो आज से तकरीबन 9 महीने पहले उन्होंने हमें ये कहा था कि 4 महीने में हम हर सूरत में इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लास्ट मीटिंग भी जो 15 दिन पहले हुई, उसमें भी वो कह रहे हैं कि इसकी कोई डिटेल्स हैं, हम पूरी इसमें तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम हम पूरा मुकम्मल
मुकम्मल हम तजिया नहीं कर सके। हमने उनको टाइम दिया है और इंशाल्लाह ये जो आखिरी मीटिंग अब होगी, हमने उनके एग्जीक्यूटिव को कहा है कि ये हमने 22 तारीख की रखी थी, लेकिन 22 की कुछ क्योंकि असम्बली का इजलास 21 तक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जनवरी के पहले हफ्ते में ये होगी ये मीटिंग जो हम कर रहे हैं। और नैब इसमें हमें जरूर कोई ना कोई इसका पूरा बताएगी कि क्या उसको दुश्वारियां हो रही है। लेकिन अभी तक आप मुतमईन नहीं है, अभी तक आप मुतमईन नहीं है नैब के काम से? अभी तक का जो काम है उससे आप मुतमईन नहीं है कैसे शेख साहब? नहीं, अभी तक हमें अभी तक कोई चीज़ दी नहीं गई ना। वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं इस पे इंक्वायरी, और मैं समझता हूँ कि अब जो ये नेक्स्ट मीटिंग होगी, क्योंकि जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, ये भी पेपर्स में आया, न्यूज़ पेपर्स में, कि उनके खिलाफ भी नैब इंक्वायरी कर रही है। मुझे नहीं पता, देखिए हमने लास्ट मीटिंग में उनसे पूछा, लेकिन वो नैब ने उसके बारे में भी कोई तफसील से हमें नहीं बताया। लेकिन ये अच्छा, इसके अलावा जो आपने कहा ना नेशनल बैंक का, हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो तरक्कियां हो रही हैं या जो आप प्रमोशन वगैरह करते हैं या अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तो उसके भी लाया अमल से हमें हमारी स्टैंडिंग कमेटी को पूरी तरह आगाह किया जाए कि हम उससे भी मुतमईन नहीं हैं। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब की कैसर अहमद शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी को हेड करते हैं, कहते हैं नैब ने इन मामलात को टेकअप सही तरीके से नहीं किया अब तक, ये कंप्लेन कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है काम से। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब, आप डीजी रह चुके हैं नैब के, आपको लगता है ये जो तनकीद हो रही है वजह तनकीद है? मैं फिर इस कैंप पर भी आपसे बात करूंगा। नैब की अगर दो चीज़ें अगर आप देखें कि नैब की टोटल रिकवरी जो आज तक हुई है 300 तकरीबन 50 बिलियन है, उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 280 बिलियन जो है वो बैंक से रिलेटेड रिकवरीज हैं। तो नैब की परफॉर्मेंस बैंक रिकवरीज के हिसाब से बड़ी इनकरेजिंग है और ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ा टेक्निकल मसला है। अगर आपने मेरी वो जो पिलडेट में मेरे पेपर लॉन्च हुए थे और मैंने नैब के अंदर भी रहते हुए बेबा इसके ऊपर एतराज़ात करता रहा हूँ, वो एक टेक्निकल मसला ये है कि नैब के अंदर जो बैंकर्स हैं, FCIW जो है फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग, उसको जो हेड करते हैं, जो उसके अंदर बैंकर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सारे नेशनल बैंक के लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स का कैरियर नेशनल बैंक के साथ अटका हो, उसे वापस 3 साल 4 साल बाद नेशनल बैंक में जाना है, वहाँ प्रमोशन लेनी है, तो उसके बैंक का जब केस आएगा नैब के अंदर, तो वो उस केस के साथ वो कितना ऑनेस्ट होगा, कितना उसके साथ सिंसियर होगा, ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूँ। मैंने कई दफ़ा हमेशा इस बात को पॉइंट आउट किया कि आप मार्केट से अच्छे बैंकर उठाएं, आपके पास प्रोविजन है लॉ की, आप अपने FCIW के अंदर बैंकर मत रखें। जिस बैंक का बैंकर होगा FCIW के अंदर नैब में, वो उस बैंक के खिलाफ केस कभी नहीं बनाएगा, वो बना ही नहीं सकता, उसको बेवा प्रेशर होता है। FCIW के अंदर अपॉइंटमेंट कौन सा चेयरमैन नैब ही करेगा या फिर कोई और करेगा? ये तो इख्तियार चेयरमैन नैब का होगा, तो ये तो चेयरमैन नैब शुड बेसिकली करेक्ट दिस इफ दिस इज अ प्रॉब्लम। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब, वेरी सिंपल, ये तो बात बड़ी सिंपल हो जाती है। दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आप एक बैंकर को उठा के लाके कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें बैंकर के खिलाफ। ये गलती कर कौन रही है? ये गलती किसी बैंक की तो नहीं होगी ना मुसद्दिक साहब? ये गलती तो चेयरमैन नैब की गलती हुई, सरेआम की गलती हुई, और किसी और की गलती तो नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, ये इदारे की गलती है। इन्वेस्टिगेशन वाले नैब के IOs कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सरबराह होते हैं टेक्निकल, वो बैंकर होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो बैंकर के दस्तखतों के नीचे आती है स्टेट बैंक के थ्रू, वो एक आम IO नहीं ले सकता, उनके ऑथराइज सिग्नेचर्स होते हैं, एक पूरा सिस्टम है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स उन्हें ला के देने होते हैं, उन्हें स्क्रूटनाइज करने होते हैं, और फिर IO ने वो केस बना के कोर्ट में ले जाना होता है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ इम्बैलेंस इस सिस्टम के अंदर। हैविंग सेड दैट, क्योंकि एक CIT होती है, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जिसमें बैंकर भी होता है, उसमें लीगल ऑफिसर भी होता है, उसमें नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, तो वो एक ओवरऑल उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि नैब को ये अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसका अभी, क्योंकि जो हजरत बोल रहे थे, मुझे भी उनका नाम ज़हन से निकल गया जी, कैसर अहमद शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी वो बोल रहे थे, शेख साहब, सॉरी शेख साहब को अभी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो उनको प्रेजेंट करने आते हैं केस असेंबली में, जो बैंकर होते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आप कौन से बैंक से आपका ताल्लुक है, वो कहेगा मैं नेशनल बैंक का हूँ। तो नेशनल बैंक वाला नेशनल बैंक के खिलाफ क्या केस बना के लाएगा? अगर लाएगा तो उसके अंदर लाजमी को टेक्निकल झोल ऐसी रखेगा कि सब्सिक्वेंटली जो है ना फेवर मीर मोहम्मद अली खान साहब आपकी तरफ आते हैं। प्रॉब्लम ये है,
मैं एक सेकंड मीर मोहम्मद अली खान साहब को भी शामिल करते हुए, मीर मोहम्मद अली खान साहब, ये आप खुद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ताल्लुक रखते हैं, ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मामला है, नेशनल बैंक खुद कंप्लेन कर रहा है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको डिसइन्वेस्ट किया गया, एक अकाउंट बनाया गया, उसमें अमाउंट वहां से विड्रॉ कराई गई और फिर ये अकाउंट किसी और बैंक में बनाया गया, एक निजी दूसरे बैंक में बनाया गया और फोर्थ सिग्नेचर्स हुए। मोहम्मद अली खान साहब, ये क्या निशानदेही करता है? चेक एंड बैलेंसेस, इंटरनल मैकेनिज्म, ये लूप होल्स, क्या निशानदेही क्या होती है इस पूरे स्कैम से? मोहम्मद अली खान साहब जी, देखें, बैंक्स में फाइनेंशियल फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। बैरिंग्स बैंक में जो इंग्लैंड का था उसमें डेकेड्स अगो $1 बिलियन का फ्रॉड हुआ था जो कि पूरे बैरिंग्स बैंक को नीचे ले आया था। पिछले 100 साल में अगर आप देखें तो द 14 बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड्स हैव टेकन प्लेस ओवरसीज। नाउ हम अब पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है, टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन इतनी सस्ती है, ये जब तक फुली ऑटोमेटेड है ये इस किस्म के फ्रॉड ह्यूमन पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकते। सिंपल, जब तक एक चेन ऑफ कमांड नहीं होती, बैंक्स जो होते हैं और खुसूसन गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स जो होते हैं वो एक पूरे सिस्टम के तहत चलते हैं। अगर ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम हो तो एम्बेजलमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर अगर फ्रॉड हुआ है और इसको डाइवर्स्ट करके दूसरे अकाउंट, दूसरे सब अकाउंट्स खोले गए हैं दूसरे बैंक्स के अंदर, तो ये मैं मानने से 100% इनकार करता हूं कि ये बगैर लोगों की इन्वॉल्वमेंट के हुए हैं। किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट? बैरिंग्स बैंक जब बंद हुआ था तो उस को बचाने के लिए एक आदमी को उल्टा टांगा गया था जो कि है लियम नीसन नाम था। तो कोई चेन ऑफ कमांड होती है अब पाकिस्तान में भी हम आप कह रहे हैं ऐसा ना हो कि किसी को लियम नीसन, आप कह रहे हैं पूरी चेन होती है? एब्सोल्युटली चेन ऑफ कमांड होती है। देखिए, किसी एक अकाउंट से अगर कस्टमर के पैसे कोई निकाल दे तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो एक टेलर भी नहीं निकाल सकता। आप बिलियंस ऑफ रुपीस की फ्रॉड की बात कर रहे हैं और ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी तो बैकबोन होती है किसी भी बैंक की, तो ट्रेजरी में अगर हुआ है तो दिस इज नॉट अ कंप्यूटराइज्ड फ्रॉड के जी इतने डिजिट्स निकाल के इतना पैसा पिछले 18 साल से 10-10 पैसे रोज हर अकाउंट से निकाल रहा था। ट्रेजरी इज द बैकबोन। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि इसमें पूरी चेन ऑफ कमांड नहीं है। चेन ऑफ कमांड का ये मतलब नहीं है कि टॉप मैन भी इन्वॉल्व है, ये जरा ख्याल रखिएगा, इससे पहले ये तोहमत ना बन जाए। बिल्कुल सही। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जिस आदमी ने या जिस औरत ने ये काम किया है उसके साथ यकीनन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से लोग मिले हुए हैं। That's a fact. Without any investigation, I am telling you that because structure जब बैंक का मुझे पता है, I've run a bank, so I know what the structure of a bank is. उस structure में certain hierarchy होती है रिपोर्टिंग की, जिसमें automation भी होता है, जिसमें passwords होते हैं override के, और जिसमें human interaction भी होता है, और हर password दूसरे के पास होता है। तो जब तक किसी password को override नहीं किया गया वो divestment हो ही नहीं सकती। और दूसरा, अगर किसी और जगह अकाउंट खोला गया है तो ठीक है, वो नॉर्मल है, मगर उस जगह पैसे डाले गए हैं तो किसी एक खातून या किसी एक शख्स का ये काम हो ही नहीं सकता। सो इफ नैब इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल नैब हैज टू FIA is on it. FIA ने कराई जिस पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA अगर कर रही है जी, इन्वेस्ट कर रही है FIA बहुत ही। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है साहब, आफ्टर ब्रेक में आऊंगा। मीर मोहम्मद साहब, आपने जो बातें की स्पेसिफिकली केस है, कुछ इंपॉर्टेंट सवालात भी हमें उठाने हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब प्रोग्राम में साथ हैं, मुसद्दिक अब्बासी साहब और कैसर अहमद शेख साहब। आखिर फाइनेंशियल स्कैम अगर इसको कह सकते हैं, इस स्कैम में मीर साहब कहते हैं चेन होती है पूरी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो इंटरनल मैकेनिज्म कंट्रोल का है वो कितना कारगर है, किस तरह काम कर रहा है, क्यों ऐसे केसेस होने के बाद सामने आते हैं, पहले पिन पॉइंट क्यों नहीं होते। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम सवालात जो उठते हैं इस पूरे मामले के साथ, जिस कंप्लेन को नेशनल बैंक ने खुद लॉन्च किया FIA में, कि बिल्कुल इस बात की निशानदेही कि रिसेंट कुछ माह के दौरान ही जो केसेस आए, क्या उससे बैंक के अंदरूनी निजाम की कमजोरी आया होती है। इससे एक और सवाल ये उठता है कि खुद की निशानदेही इब्तदाई मराहिल में क्यों नहीं होती, जब इंटरनली मैकेनिज्म क्यों नहीं है ऐसा कोई कि पहली निशानदेही इस मसले की हो जाए। रोकथाम के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी कारकर्दगी आखिरकार क्या है। अहम मुद्दों पर क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तैनात हैं, क्या ये वजह है इस पर, क्या ये खामी है जिसकी वजह से ये मामला उठता है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपने बैंक चलाया है, आप कह रहे हैं। मीर साहब, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है मीर मोहम्मद अली खान साहब, तो ये आपको क्या लगता है, ये सवालों के जवाब में इंटरनल मैकेनिज्म लूप होल है, क्या मसला है? देखिए, यकीनन इंटरनल मैकेनिज्म लूपहोल है, और ये लूपहोल अगर है और 180 मिलियन रुपीस या 18 बिलियन रुपीस का अगर हुआ है, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म का लूपहोल काफ़ी दिनों से होगा, काफ़ी महीनों से होगा। ये कोई टेम्पररी लूपहोल नहीं क्रिएट किया गया कि जिसके अंदर 18 बिलियन का मैं एक तस्दीक कर दूं सर। 18 बिलियन जो कह रहे हैं ना जी, 18 मिलियन का पहला है इस पर मोहम्मद खान साहब, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। 18 मिलियन का पहले मोहम्मद खान साहब, अभी जो इस वक्त मामला है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का है, जो ट्रेजरी वाला जो स्कैम आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको नेशनल बैंक ने खुद कंप्लेन की है। मोहम्मद खान साहब जी, देखिए 1.5 अरब रुपए का है, और ये 1.5 अरब रुपए इस वक्त पता चल रहा है कि 1.5 अरब रुपए का है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये इनिशियल सिरा मिला है। किसी भी बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि सिरा जो मिला है उसकी पहली शवाहिद ये कहती है कि इतना है। इट कैन गो बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। कोई आवाज नहीं आ रही, कोई सिस्टम। तो ये याद रखिएगा कि इट कैन गो मच हायर। तो ये अगर इस वक्त आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मीर साहब, जी फरमाइए, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त ये ऐसा नहीं है कि इस मैकेनिज्म को, लूपहोल्स को एक दिन के लिए क्रिएट किया गया है। इस चीज़ से हमें सबक लेके अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसके अंदर अगर इतना बड़ा स्कैम हो सकता है, तो मेरे ख्याल में एक प्राइवेट बैंक में भी हो सकता है। आया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है कि जिससे इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड किया जाए, क्योंकि आगे चल के खुदा न करे एक बैंक का जो फाइनल मौत आती है वो उस वक्त आती है जब फ्रॉड बड़ा से बड़ा होता जाए और बैंक खुद बर्दाश्त ना करे, तो वो एब्सोल्युटली जाके इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ती है। BCCI बंद हुआ, बैरिंग्स बैंक बंद हुआ, अमेरिका में सेविंग्स एंड लोन बैंक्स बंद हुआ। जब भी जो भी बैंक बंद हुआ है उसका नुकसान बैंक को तो बाद में हुआ है, सब में ज़्यादा इन्वेस्टर्स को हुआ है। तो हम एज अ नेशनल फाइनेंशियल फिड्यूशियरी ड्यूटी स्टेट बैंक क्या कर रही है? आया कि ये मॉनिटर कर रही है, और ये कैसे हुआ है? ये सिंपल मेरा सवाल ये है कि ये हुआ कैसे है? तो आज के दौर में 2016 में जी, और जो इंटरनल डिपार्टमेंट, आप समझते हैं कि स्टेट बैंक शुड, ये स्टेट बैंक को आना चाहिए सामने, आप भी कह रहे हैं? भाई मैं स्टेट बैंक से सवाल कर रहा हूं, मैं स्टेट बैंक से सवाल कर रहा हूं, आप किसको सवाल करेंगे? अगर इसकी ओवरसाइट अथॉरिटी तो स्टेट बैंक के पास ही है ना, सब में पहले बैंक के पास है, उसके बाद एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है। तो मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी क्वेश्चन कर रहा हूं का ये मतलब नहीं है कि मैं ये तनकीद कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि हर चीज ऑटोमेटेड क्यों नहीं थी? अगर ऑटोमेटेड थी तो ओवरराइडिंग पासवर्ड्स किसके पास थे? अगर ओवरराइडिंग पासवर्ड्स थे तो कितने लोगों ने ओवरराइड किया है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर फ्रॉड, लॉसेस आसान है, फ्रॉड मुश्किल है। लॉसेस मल्टीपल अकाउंट्स में छुपाए जा सकते हैं, मगर आउटराइट फ्रॉड करके पैसा निकाल के ट्रेजरी में से डिसइन्वेस्टमेंट करके किसी और जगह लेके जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है। अकेले आदमी का तो काम है ही नहीं। ये मैं आपको आज अपने पूरे बैंकिंग करियर का को दाव पे लगा के ये बात कह रहा हूँ, ये अकेले आदमी का तो काम है ही नहीं। दिस हैज टू बी FIR में भी एक चीज मैं पूछूं, फिर आपसे आगे बढ़ दो कि आप कह रहे अकेले आदमी का काम नहीं है, तो मीर मोहम्मद अली खान साहब, FIR में भी अकेले आदमी नहीं है, 4 आदमी और भी हैं जो APO, जो क्लाइंट के आदमी है, उनका नाम है। अब आप क्या कह रहे हैं, अकेले बैंक के चार का भी काम नहीं है, ये 4 का भी काम नहीं है, लेकिन वो 4 आदमी दूसरी कंपनी के हैं, जो क्लाइंट कंपनी है उसके हैं। बैंक से एक ही आदमी नामजद है, एक औरत नामजद है। बैंक में एक आदमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। I refuse to believe it. I mean, I have been an investment banker. I was CEO and a founder of an investment bank. 28 years of international experience. I refuse to believe कि एक आदमी का काम है।
कैसर अहमद शेख साहब कुछ सवाल ये उठा रहे हैं मीर अली खान साहब, लेकिन ये अपनी जगह जो सवाल उठा रहे हैं, कैसर शेख साहब क्या आप लोग अपनी स्टैंडिंग कमेटी के प्लेटफॉर्म से कुछ सवाल आप उठाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा बैंक सही है, बैंक को हम नहीं डिफेम कर रहे हैं, ना सबको कह रहे हैं कि कोई वहां पर अगर ऐसा है जो खुद बैंक रिपोर्ट कर रहा है केस, तो इससे पहले कि मामला बढ़े, क्या स्टैंडिंग कमेटी को कोई इस पर मोशन लेना चाहिए, कोई सवाल उठाना चाहिए? कैसर अहमद शेख साहब। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, नेशनल बैंक को तो हम गाए बगाए उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं, और ये जो नया केस आया है इसका लाजमी तौर पर हम उसका नोटिस लेंगे और उनसे सवाल उठाएंगे और पूरी तहकीकात में कोशिश करेंगे कि तय तक पहुँचें कि मामला हुआ क्या है। दरअसल हमें बैंकिंग में भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो वो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो हम देखना चाह रहे हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है। नेशनल बैंक में इन पर्टिकुलर जो प्रमोशंस होती हैं उसके बारे में बहुत सी शिकायत आ रही हैं, तो हम उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और बाकायदा बातचीत कर रहे हैं, और अभी तक हमें तसल्ली नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊँ, नेशनल बैंक वाले हमें इतनी प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे जो उनको जो पार्लियामेंट के इदारों को जो तवज्जो देनी चाहिए। वो तशरीफ तो लाते हैं लेकिन पूरी तैयारी से नहीं आते, उनको और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। और ये जो ओवरसाइट, सर आप भी तो गए हैं, आपने बैंक का विजिट भी किया है, मैं नहीं कह रहा कि बैंक में विजिट करना गलत था आपका, लेकिन आप गए हैं, आपने गए, हमने विजिट किया, लेकिन आप फिर मुतमईन नहीं है ना बैंक से ना नैब से। जी नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं, हम मुतमईन उनके क्राइट देखिए ना, नेशनल बैंक जो है बहुत बड़ा पाकिस्तान का बैंकिंग इदारा है, और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक इसकी परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से तसल्ली बख्श नहीं है। देखिए यही पुरानी KPMG की ऑडिट रिपोर्ट है 112 पेजेस की, उसमें क्लियर कट कई जगह कहा गया है कि कई बार ट्रिगर्स उनको दिए हैं। इसका मतलब है किसी किस्म की कोई रेगुलेशन पे अमल नहीं हो रहा। जब तक सख्ती नहीं होगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनके बारे में बात पुरस नहीं होगी, और प्रमोशंस का और अपॉइंटमेंट्स का क्राइटेरिया प्रॉपर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ चंद बंदों के विम्स पे, उनकी अपनी ख्वाहिशात पे काम होंगे, तो मैं ये समझता हूँ देखिए हर चीज़ उनको ज़्यादा ओपनली हुकूमत पार्लियामेंट के इन अदारों तक लानी चाहिए। पूरी दुनिया में ये होता है, और मैं समझता हूँ कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपनी ज़्यादा और तवज्जो होनी चाहिए। अभी तक ये एक मैं नाअहली की तो आपको सीधी सीधी मिसाल दे रहा हूँ कि 10-12 साल का क्लियर कट केस अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रही, ना नेशनल बैंक ने अपने तौर पे अपने मुलाजमीन के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, और ना ही ये नैब कुछ कर पा रही है। तो मुझे बताइए कि और क्या इस केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में तो नेशनल बैंक ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है, फिर उसके बाद FIA को लिखा है कि आप गिरफ्तार करें इस औरत को, इस खातून को, जिसपे मुबैना तौर पर इल्जाम है, इल्जाम अभी साबित होना है। तो कैसे शेख साहब, नेशनल बैंक ने अगर आप ये कह दें कि इस स्वीपिंग स्टेटमेंट के कुछ भी नहीं किया, तो ये जी फिर अपने एम्प्लॉय के खिलाफ एक कार्रवाई, ये जो FIA को खत लिखा गया बाकायदा, ये फिर क्या है वैसे शेख साहब? जी बिल्कुल पूछना चाहिए। अब मुझे इस केस का सही इल्म नहीं है, और जो आप जैसे बता रहे हैं FIA को लिखा गया तो FIA कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ, और करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे उसकी डिटेल्स की पता नहीं है, मैं पता करूंगा, हम उनसे बाकायदा मीटिंग रखेंगे चंद दिनों में। जी मुसद्दिक साहब, सर आपने एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है बाज़ साहब कि आपने जो FCIW का बताया सर, उसके साथ तो हम पहली बात क्या कोई तवक्को ही ना रखें कि तहकीकाती इदारे कुछ कर सकेंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री इन जनरल बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी अहम बात सर, क्या ये मतलब हम क्या यही मैं बोला हमारी एक्सपेक्टेशन हम खत्म कर दें कि FCIW की बैंकिंग इंडस्ट्री, नैब बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल बहुत वीक है, ये हम समझे, क्या समझे मुसद्दिक साहब? नहीं, इसमें यह है कि देखें अभी बैंकिंग सेल है FIA का, वहाँ पे कोई बैंकर्स तो नहीं है, कोई बैंकर इन्वेस्टिगेट तो नहीं करते। नैब का IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सारे बच्चे MBA हैं, ट्रेंड हैं, और वो कर सकते हैं, वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैंकर्स होने ही नहीं चाहिए नैब के अंदर, जिस तरह FIA में नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप हिस्ट्री देख लें तो जितने बाकी टोटल बैंकों के फ्रॉड अगर एक तरफ रख लें, तो नेशनल बैंक के फ्रॉड का नंबर और अमाउंट एक तरफ रख लें, इतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्रॉड होते हैं। उसके रीजंस क्या हैं? लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, पॉलिटिकली एम्प्लॉय होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। जब वो एक ही बैंक में बहुत अरसा रहते हैं तो वो एक कार्टेल बना लेते हैं, वो आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, और इस तरह के फिर फ्रॉड होते हैं जो ये अभी सामने है, जिसमें ये